स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो का मतलब प्रकाश, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। प्रकाश श्वसन एक सामान्य श्वसन होता है जिसमें हम कहते हैं कि O2 अपटेक की जाती है, CO2 छोड़ी जाती है। O2 लेकर के CO2 छोड़ते हैं और इसमें जो भी श्वसनाधार होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, उससे क्या बनता है? ATP फॉर्मेशन होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें ये क्रिया है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाती है, जबकि यदि यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। तो इस जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसको हम साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये होता है सामान्य श्वसन में। अब दूसरा ये है फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये प्रकाश श्वसन है वो क्या होता है, हरी जो कोशिकाएं होती हैं, ग्रीन सेल्स होती हैं, उन्हीं में ही होता है और ये सिर्फ प्रकाश की प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में, मीन्स ये दिन में ही होगा। जबकि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो दिन या रात हो, कोई भी टाइम हो, हर टाइम चलता रहता है, जबकि फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ प्रकाश की प्रेजेंस में होगा। तो पहली बात ये होगी कि फोटो रेस्पिरेशन है वो लाइट पे डिपेंडेंट है, जबकि नॉर्मल रेस्पिरेशन लाइट इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज हमने कहा कि नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है उसमें एटीपी फॉर्मेशन होता है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम इसके लिए अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम दें तो कह सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन के लिए कि जो प्लांट्स में जो ग्रीन सेल्स होती हैं उनमें लाइट की प्रेजेंस में होने वाला अतिरिक्त श्वसन, नॉर्मल श्वसन तो चलता है उनमें, सामान्य श्वसन, उसके अतिरिक्त जो श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा ग्रहण की जाती है और CO2 की अतिरिक्त मात्रा का निष्कासन किया जाता है, लेकिन इसमें एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता। इस प्रकार के श्वसन को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, या फिर इसका दूसरा नाम दिया जाता है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल या प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र। तो इस जो फोटो रेस्पिरेशन है इसमें एटीपी का संश्लेषण नहीं होता, या हम कहें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो रिएक्शन होती है वो इसमें संपन्न नहीं होती। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हम देखें कि एक वारबर्ग इफेक्ट होता है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले 1920 में एक ओटो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट थे, वो ऐसी क्लोरेला पे कुछ फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। क्लोरेला जो कि एक एल्गी है उस पे, तो उसमें उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब लाइट थी, फोटोसिंथेसिस देख रहे थे तो लाइट की प्रेजेंस में देख रहे थे, और वहां पे देखा कि ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस की दर है वो कम हो रही है। मतलब O2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो डिक्रीज हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की दर पर O2 का ये जो संदमनकारी इफेक्ट है, इसे ही उन्होंने वारबर्ग इफेक्ट नाम दिया। तो वारबर्ग इफेक्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना क्या है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या हो जाता है,
संदमन प्रभाव डलता है, अर्थात उसकी दर जो है वो कम हो जाती है। इसी इफेक्ट को उन्होंने वारबर्ग इफेक्ट कहा। और ये उन्होंने बाद में कई एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो C3 प्लांट्स हैं उनमें ये संदमनकारी इफेक्ट आ रहा है, वारबर्ग इफेक्ट दिख रहा है। तो ये वारबर्ग इफेक्ट होता क्यों है? क्योंकि हमने जब फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन पढ़ी थी C3 प्लांट्स में, उनमें हमने कहा था कि क्या होता है C3 प्लांट्स में, जो RUBP होता है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, वो क्या करता है, CO2 ग्रहण करता है और एक 3PGA 3 कार्बन वाला स्टेबल कंपाउंड बनाता है, इसीलिए इनको C3 प्लांट्स कहा जाता है। तो ये जो एंजाइम है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जिसे हम तो ये RUBP से जो 3PGA बनता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है रूबिस्को, एंजाइम का नाम क्या है, रूबिस्को। ये रूबिस्को एंजाइम है, वो क्या करता है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है या नहीं है तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह बिहेव करता है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करने लग जाता है। इस रूबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो अगर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करके यहाँ पे क्या बनेगा, इसे 3PGA। अगर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ गई है तो साथ में एक और बनेगा, एक कंपाउंड और बनेगा जिसे कहते हैं 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। वो 2 कार्बन वाला होता है। 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड कितने कार्बन वाला होगा, 2 कार्बन वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रूबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन की सांद्रता पे डिपेंडेंट है, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम है वो किस पे, कौन से सबस्ट्रेट पे काम करता है, RUBP पे। अब अगर यहाँ CO2 और O2 आणविक CO2 है और O2 है, तो ये दोनों इस रूबिस्को एंजाइम पे बाइंड होने के लिए कंपटीशन करते हैं। और ख़ास बात ये है कि इस रूबिस्को एंजाइम पे दोनों के लिए एक ही साइट होती है। अगर अलग अलग, मान लो एक की साइट यहाँ होती, एक की साइट इधर होती, तो दोनों इजीली बाइंड कर सकते थे, लेकिन कंपटीशन थोड़ा कम होता है। लेकिन क्या होता है कि दोनों की कहीं एक ही साइट होती है, दोनों एक ही साइट पे बाइंड करते हैं, तो दोनों में कंपटीशन होता है। जिसकी भी मात्रा ज़्यादा होती है, मान लिया ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो ऑक्सीजन उस जगह पे बाइंड कर जाता है, CO2 को बाइंड नहीं होने देता, तो फिर ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव नहीं करके ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करता है। और ये क्या बनाता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनाता है, जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। और ये जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है ये आगे चल के ग्लाइकोलेट साइकिल चलाता है, और इसी साइकिल को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो अगर यहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा है ऑक्सीजन की बजाय, तो नॉर्मल केल्विन साइकिल चलेगा, 3PGA बनेगा, 3 कार्बन कंपाउंड वाला। लेकिन ऑक्सीजनेज की तरह अगर ये बिहेव करने लग जाता है O2 की अधिक सांद्रता पे, तो साथ में क्या बनता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, और इससे ग्लाइकोलेट साइकिल आगे चलेगा, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये जो दोनों बनते हैं 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं। देखो ये RUBP है। अगर ये रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ क्या बन रहा है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, और ये आगे ग्लाइकोलेट साइकिल चलाएगा। और ये अगर ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव कर रहा है रूबिस्को, तो फिर इससे क्या बनेगा, 3PGA, और इससे क्या चलेगा, केल्विन साइकिल। अब हम देखें ये ग्लाइकोलिक
ये ग्लाइकोलेट साइकिल है, ध्यान रखना। केल्विन साइकिल का हमें पता है ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में चलता है। लेकिन ग्लाइकोलेट साइकिल है, उसका ऑपरेशन साइट है वो 3 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। केल्विन साइकिल का ऑपरेशन साइट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जबकि ग्लाइकोलेट साइकिल है, उसके 3 साइट होते हैं, 3 सेल ऑर्गेनेल्स में ये कंप्लीट होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद क्या होगा? प्रोक्सिसोम। प्लांट सेल में, ग्रेन सेल्स में हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट के जस्ट पास में प्रोक्सिसोम होते हैं। तो यहाँ से प्रोक्सिसोम और प्रोक्सिसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 3 सेल ऑर्गेनेल्स में संपन्न होता है, ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोलेट साइकिल है वो कौन कौन से कोशिकांगों में संपन्न होता है। तो कौन से हो गए? क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में ये संपन्न होता है। अब हम इसका देखते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल का परिपथ कैसे कंप्लीट होता है, ये चक्र कैसे चलता है। तो सबसे पहले देखें, देखो ये क्या बन रहा है? RUBP। अब यहाँ पे देखा कि दिन का समय है और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ गई है, तो क्या होगा? अब ये रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज की तरफ बिहेव करने लगेगा और ये क्या बनाएगा? ये दोनों की तरफ बिहेव कर रहा है तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनाएगा और 3PGA भी बनाएगा। ये 3PGA से क्या बनेगा? आगे केल्विन साइकिल चलेगा। लेकिन क्योंकि ये ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करने लग गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, इसीलिए कहते हैं कि ये C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन की वजह से फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमें ग्लाइकोलेट साइकिल देखना है, तो RUBP से क्या बन गया है? ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया है। यहाँ फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये देखो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न हो रहा है, यहाँ ये फॉस्फेटेज के एंजाइम की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और ग्लाइकोलेट बन जाएगा। यहाँ फॉस्फोग्लाइकोलेट था, फॉस्फेट निकल गई है, अब क्या है? ये ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट है आगे प्रोक्सिसोम में एंटर करता है। ये प्रोक्सिसोम है, प्रोक्सिसोम में ये एंटर करके क्या करता है? ग्लाइकोलेट है वो ग्लाइओक्जिलेट में कन्वर्ट होता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ क्या बनता है? ग्लाइओक्जिलेट। और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ग्लाइकोलेट से जब ग्लाइओक्जिलेट बनता है तो साथ में एक और क्या बनेगा? H2O2। ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो सेल के लिए टॉक्सिक होता है, विषैला होता है, तो इसको आगे H2 और O2 में केटेलेज एंजाइम है वो विघटित कर देता है। उसके बाद ये ग्लाइओक्जिलेट है, इसके साथ में एक एमिनो एसिड और होता है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड। उसके साथ में एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं ट्रांस एमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइसिन बनता है और ये ग्लाइसिन है वो पेरोक्सिसोम में आगे एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे इस ग्लाइसिन के 2 अणुओं का कंडेंसेशन होता है हाइड्रोक्सी मेथिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और इसका कंडेंसेशन होने से क्या बनेगा? एक सेरीन एमिनो एसिड बनता है और दूसरा NH3 निकलता है, अमोनिया, और साथ में CO2 निकलती है, CO2 गैस। तो फोटो रेस्पिरेशन में हम फोटो रेस्पिरेशन को ही ग्लाइकोलेट साइकिल करें तो इस ग्लाइकोलेट साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन में CO2 का सोर्स किससे माना जाता है? ग्लाइसिन को, क्योंकि ग्लाइसिन से निकल रहा है CO2। अब ये आगे ये CO2 है, ये C3 साइकिल में भाग ले सकती है। यहाँ ये सेरीन वापस कहाँ जाता है? प्रोक्सिसोम में। प्रोक्सिसोम से ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये एमिनो समूह यहाँ
इसका निकल जाता है और ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरेट में रिड्यूस हो जाता है या अपचयित हो जाता है और ये ग्लिसरेट है वो आगे क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है और ये पीजीए बनाता है और ये वापस पीजीए से क्या होता है C3 साइकिल चलता है और RUMP या RUBP का जनरेशन होता है, मतलब इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया ग्लाइकोलेट साइकिल। अब इसमें ग्लाइकोलेट साइकिल का हम या फोटो रेस्पिरेशन का सिग्निफिकेंस देखें तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो पहली बात तो हमने कहा कि C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की रेट फोटो रेस्पिरेशन की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये पौधों के लिए क्या है, नुकसानदायक है, क्योंकि इससे क्या होगा, प्लांट्स का जो शुष्क भार है उसके उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए पौधों की जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थों का या ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाता है जिससे फोटो रेस्पिरेशन को कम करके फसल की जो है उत्पादन बढ़ाया जा सके। दूसरा हमने अभी देखा था कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइसिन और सेरीन नामक एमिनो एसिड भी बीच में बन रहे हैं। तो ये अन्य कई जो जैसे प्रोटीन है, क्लोरोफिल है और न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके प्रिकर्सर्स के रूप में ये यूज होते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। एक इसमें अभी हमने देखा था NADPH2 होते हैं, अगर कहीं अतिरिक्त NADPH2 वगैरह बन रहे हैं तो इनका यूज हो जाता है और ये प्लांट्स को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाता है। अब हमने कहा कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स के लिए क्या है, हानिकारक है और ये मोस्टली C3 प्लांट्स में होता है। C4 में ये एब्सेंट होता है या बहुत कम होता है। क्योंकि वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है C4 प्लांट्स में और वहाँ पे जो केल्विन साइकिल है वो अलग सेल्स में, जो बंडल स्थित सेल हैं वहाँ चलता है, रूबिस्को एंजाइम वहाँ पे होता है और वहाँ पे क्या होता है, CO2 की सांद्रता ज़्यादा होने की वजह से वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह बिहेव करता है और फोटो रेस्पिरेशन वहाँ पे नहीं होता है। तो ये था फोटो रेस्पिरेशन। थैंक यू।